गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने देखा था कि आतंकवाद किसे कहते हैं और आतंकवाद के क्या क्या घटक या प्रवृत्तियां हैं तथा भारत में किन किन क्षेत्रों में और क्यों आतंकवादी गतिविधियां हुई। आज हम देखेंगे आतंकवाद के कारण। जैसा कि पिछली कक्षा में बताया गया था कि आतंकवाद हिंसात्मक शक्ति द्वारा भय के वातावरण से निरंतर दबाव बनाए रखकर अपनी बात मनवाने की प्रवृत्ति है। अर्थात हिंसा के द्वारा जो निरंतर दबाव बनाकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है उसे हम आतंकवाद कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि भारत में आतंकवाद क्यों फैला हुआ है या भारत में आतंकवाद के क्या कारण हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सबसे जो पहला कारण है वह है भारत में सामाजिक और आर्थिक न्याय का अभाव। अर्थात भारत में यद्यपि संविधान के द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक समानता को प्रदान करने का प्रयास किया गया है, संविधान किसी भी प्रकार की ऊंच नीच भेदभाव का विरोध करता है। परंतु इस सब के पश्चात भी हम देखते हैं कि भारत में निरंतर सामाजिक और आर्थिक अन्याय की जो प्रवृत्ति है वह निरंतर बढ़ती चली जा रही है। तो जो सामाजिक भेदभाव है या जो आर्थिक असमानता है, और ये जो आर्थिक असमानता है अन्याय, शोषण या अत्याचार को जन्म देती है, वह भारत में आतंकवाद का एक प्रमुख कारण है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि भारत में जो युवा वर्ग है वह कुछ कारणों से, कुछ विशिष्ट कारणों से दिशाहीन हो गया है। वह चाहे बेरोजगारी हो सकती है, वह चाहे नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन हो सकता है, या वह अशिक्षा हो सकती है, या जो सामाजिक व्यवस्था है हमारी उसकी कुछ कमियां हो सकती हैं। इस सब ने युवा वर्ग को दिशाहीन बना दिया है और यह युवा वर्ग शीघ्र ही किसी भी संगठन के बहकावे में आ जाता है। कुछ चंद पैसों के लालच में वह गलत गतिविधियां करने लगता है या उन्हें आसानी से बहका दिया जाता है, जिसके कारण वह हिंसक हो जाता है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये जो भारत में निरंतर असंतुलित विकास हुआ है, कुछ शहरों में, कुछ राज्यों में, कुछ वर्गों में, कुछ जातियों का तो बहुत अधिक विकास हुआ, लेकिन शेष जाति का इतना सही विकास नहीं हो सका और उसके परिणाम स्वरूप उनमें जो कुंठा, हताशा की जो भावना आ गई है, उनमें जो आक्रोश आ गया है, वह भी आतंकवाद के होने का एक प्रमुख कारण रहा है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि अनेकों बार भारत में विभिन्न शासक वर्ग के द्वारा जो शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन की या सही मांगें उठाई गई थी, उन मांगों की उपेक्षा कर दी गई। तो शांतिपूर्ण आवाज़ की जो उपेक्षा की गई उसका भी यह परिणाम रहा कि लोगों के मन में यह भावना आ गई कि जब तक हम हिंसक नहीं होंगे तब तक हमारी आवाज़ को नहीं सुना जाएगा, तब तक हमें हमारे अधिकार या न्याय प्राप्त नहीं होगा। इसके कारण भी आतंकवाद विकसित हुआ। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि भारत में कुछ क्षेत्रों में अवैध रूप से शस्त्रों का निर्माण होता है और ये जो शस्त्र निर्माण करने वाली कंपनीज़ हैं या जो फैक्ट्रीज़ हैं, वे अपने शस्त्रों को बेचने के लिए भी आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करती हैं या लोगों को बरगलाने की कोशिश करती हैं। तो ये जो अवैध शस्त्र हैं यह यदि अपराधी वर्ग के हाथों में लग जाते हैं या ये जो उद्योग हैं इनके द्वारा भी प्रोत्साहित किया जाता है, इसके कारण भी आतंकवाद विकसित होता है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो विदेशी हस्तक्षेप है भारत के अंदर, वह भी भारत में आतंकवादी गतिविधियों का एक कारण बना है। पाकिस्तान या चीन के द्वारा जो कुछ वर्गों को सहायता प्रदान की जाती है, युवा वर्ग को जो बरगलाया जाता है और आर्थिक मदद की जाती है, अस्त्र शस्त्र प्रदान किए जाते हैं,
तो उसके कारण भी अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि संवैधानिक प्रावधानों की भी अनेकों बार उपेक्षा हुई है। संवैधानिक साधनों के द्वारा व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता है, अधिकार नहीं मिल पाते हैं। इसके कारण भी उसमें आक्रोश आता है और वह अनैतिक या गलत कार्य करने प्रारंभ कर देता है और परिणाम स्वरूप अपने को कानून से बचाने के लिए भी वह अनेकों बार आतंकवादी बन जाता है। तो इस प्रकार से संवैधानिक साधनों या संवैधानिक प्रावधानों की सरकारों के द्वारा जो उपेक्षा की जाती है उसके कारण भी युवा वर्ग दिग्भ्रमित होता है और अपराधी बन जाता है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि अनेकों बार भारत में जो कानून व्यवस्था है वह भी अपर्याप्त दिखाई दी है। समय पर लोगों को न्याय प्राप्ति नहीं हो पाया है, न्याय प्रक्रिया जटिल है, लंबी है, खर्चीली है। ऐसे में निर्दोष व्यक्ति को दंड मिलता है चाहे उसने अपराध नहीं किया होता है और उसके परिणाम स्वरूप उसके मन में व्यवस्था के प्रति आक्रोश, हिंसा का भाव उत्पन्न हो जाता है और वह भी आतंकवाद का एक कारण बनता है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि चुनावों के अंतर्गत भी यह पाया जाता है कि विभिन्न राजनीतिक दल या जो नेतृत्व है वह चुनावों में जीतने के लिए सिद्धांतहीन हो जाते हैं और न केवल सिद्धांतहीन होते हैं बल्कि अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं जिससे व्यक्ति से विश्वास समाप्त हो जाता है। उचित अनुचित से परे वोट के लक्ष्य को रखना और उसके लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं अनुचित, वह भी आतंकवाद का एक प्रमुख कारण रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अपराधियों को टिकट देना या राजनीतिक नेताओं के द्वारा अपराधियों को संरक्षण प्रदान करना भी आतंकवाद को बढ़ाता रहा है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण भी भारत में तेजी से हुआ है। शीघ्र एवं छोटे रास्तों से या गलत रास्तों से सफलता प्राप्त करने के लिए लोगों ने राजनीति के द्वारा अपने न केवल अपराधों को बचाने की कोशिश की है बल्कि राजनीतिज्ञों के द्वारा भी अपराधियों की मदद से अपने पद को, कुर्सी को, सत्ता को बचाए रखने की कोशिश की है। उसके परिणाम स्वरूप भी भारत में आतंकवाद विकसित हुआ है। तो राजनीति के अपराधीकरण और अपराधों के राजनीतिकरण के कारण भी आतंकवाद विकसित हुआ है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि अनेकों जगह पर आज भी जो प्रशासन है वह परंपरावादी है। वह समस्या को शीघ्र सुलटाने के स्थान पर, लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने के स्थान पर लकीर का फ़कीर बना रहने की कोशिश करता है। रेड टेपिज्म के कारण लोगों को न्याय ही नहीं मिल पाता है। आवश्यकता के समय उन्हें सरकारी सुविधा ही नहीं मिल पाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बल, गुप्तचर पुलिस, इनमें भी सहयोग एवं समन्वय नहीं हो पाता है और आतंकवाद बढ़ता चला जाता है। समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि भारत में जो शासन या जो राजनीतिक नेता हैं वे जो भ्रष्ट हो गए हैं। नेताओं का जो वैभवपूर्ण जीवन है या जो उनकी विलासिताएं हैं या जो उनके अपराध करने की प्रवृत्ति है और उसके पश्चात भी उन्हें किसी प्रकार की सज़ा प्राप्त नहीं होती, उसके परिणाम स्वरूप भी जो युवा वर्ग है वह गलत रास्तों को अपनाने की या तो कोशिश करता है या वह इनके शोषण, अन्याय, अत्याचार से अपने को बचाने के लिए, अपनी व्यवस्था को बचाने के लिए भी अनेकों बार गलत कार्य कर लेता है और एक बार गलत कार्य करने के पश्चात अपने को बचाए रखने के लिए उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि इस प्रकार की जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनमें वह शामिल हो जाए या इन आतंकवादी संगठनों का सहयोग प्राप्त करना शुरू कर दे। अब हम देखेंगे भारत में आतंकवाद को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं।
सबसे जो पहला और प्रमुख जो साधन इस्तेमाल किया गया, जो कि 1985 से शुरू हुआ, वह था टाडा। भारत सरकार के द्वारा आतंकवादी या विध्वंसकारी गतिविधियों को रोकने के लिए एक जो कानून पारित किया गया था, जिसे हम टाडा कहते हैं, आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून, अर्थात टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस टाडा का यद्यपि काफ़ी विरोध किया गया था, परंतु अंततः आतंकवाद को रोकने के लिए इसे पारित किया गया और आतंकवाद को रोकने की दिशा में या आतंकवादियों के मन में खौफ उत्पन्न करने के लिए टाडा के द्वारा काफ़ी हमें सहयोग भी प्राप्त हुआ। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि दूसरा जो है वह है पोटा। पोटो अर्थात प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, और दूसरा है पोटा। तो पोटो अर्थात प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट ऑर्डिनेंस और पोटा अर्थात प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये दोनों एक्ट भी आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए या उस उद्देश्य से बनाए गए थे। इनके द्वारा भी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने या भारत की रक्षा के लिए और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए प्रयास किया गया था। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो भारत का पुलिसवाद या जो सैन्य संगठन है, इस पुलिस और सैन्य संगठन को भी विभिन्न प्रयासों से, विभिन्न अधिनियमों के द्वारा संगठित, न केवल संगठित करने का प्रयास किया, बल्कि विशेष रूप से इन्हें क्रियान्वित करने का प्रयास किया। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भारत में जो रॉ है या जो CRPF है या जो BSF है या ITBP अर्थात भारत तिब्बत सीमा पुलिस है या CIF अर्थात केंद्रीय औद्योगिक जो सुरक्षा बल है, ये संगठन भी भारत में आतंकवाद को रोकने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। तो भारत में आतंकवाद को रोकने के लिए जहाँ टाडा, पोटो और पाटा जैसे अधिनियमों के द्वारा प्रयास किया गया, वहीं पुलिस और सैन्य संगठनों के द्वारा भी प्रयास किया गया कि आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सके। तो ये आज हमने पढ़ा था कि भारत में आतंकवाद के विकसित होने के क्या क्या कारण हैं और उन्हें रोकने के लिए किस प्रकार से संविधान के द्वारा प्रयास किया गया है, संवैधानिक या संगठनात्मक रूप से। कल हम देखेंगे कि भारत में आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं या क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ताकि भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको जो खोखला कर रहे हैं या जो भारतीय संविधान को संवैधानिक व्यवस्था को निरंतर कमज़ोर या समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, उसे कैसे रोका जा सकता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हम अब कल मिलते हैं आतंकवाद पर नियंत्रण या सुझाव के साथ। थैंक यू।